नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है और आज आपके सामने फिर एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। लेकिन इससे पहले दो लाइनें मौसम की बनती हैं। आज मतलब जहाँ पर मैं हूँ मेरे शहर में ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है और कमोबेश ऐसा ही मौसम देश के कई हिस्सों में है। कहीं तेज बारिश, कहीं धीमी बारिश, कहीं फुहार हैं, कहीं ओले। वैशाख चल रहा है, अप्रैल है, जब लू लपट का दौर होता है तब मौसम में ठंडक घुली हुई है। मौसम है, प्रकृति है। प्रकृति किसी के हिसाब से नहीं चलती, प्रकृति के अपने नियम होते हैं क्योंकि प्रकृति साक्षात ईश्वर है। अब आप इसे मौसम की मार कह लें, आप इसे मौसम का मज़ा कह लें, या आपके शब्द हो सकते हैं, हमारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मौसम का अपना एक विधान है और उस विधान में हमें ढलना होता है क्योंकि वो साक्षात ईश्वर है। तो अब कुछ किया नहीं जा सकता। तो इसी मौसम में कहानी सही। तो आज जिन दो लोगों की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो अभूतपूर्व हस्तियाँ हैं, ना भूतो न भविष्यति। आज की कहानी दो लोगों पर है और दोनों अपने फन के यूं कह लें कि उनमें कई फन हैं और आज उन्हीं दोनों को मैंने अपनी कहानी में शुमार किया है और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है दो हरफन मौला। अब कहानी में मैंने दो का जिक्र किया है तो उन दोनों को बताना ज़रूरी है कि आखिर वो दोनों हैं कौन। वो दोनों हैं और इस तरह से जुड़े हुए हैं एक तारीख से कि ये कहानी संयोगवश उन्हीं के लिए है। अगले हफ्ते 2 मई आने वाला है और इस तारीख से दो दिग्गज जुड़े हुए हैं और वो दो दिग्गज हैं लियोनार्डो दा विंची और सत्यजीत रे। 1519 में 2 मई के दिन दा विंची का निधन हुआ था और इसी दिन 1921 में भारत में एक दिग्गज फिल्मकार का जन्म होता है और उनका नाम था सत्यजीत रे। तो आज छोटा छोटा सही आपको दोनों के बारे में कुछ सुनाऊंगा। दा विंची, लियोनार्डो दा विंची पैदा होते हैं इटली के फ्लोरेंस शहर में। तारीख थी 15 अप्रैल 1452। ऐसा कहा जाता है कि वो अवैध संतान थे। एक सेर पियरो करके लॉयर हुआ करते थे और वो उनकी अवैध संतान थे। और लियोनार्डो दा विंची का पूरा नाम भी ऐसा ही है, लियोनार्डो दा सेर पियरो दा विंची। लियोनार्डो दी सेर पियरो दा विंची। माँ का नाम उनका कैटरीना डी मेयो है, वो एक किसान की बेटी हुआ करती थी। लेकिन ज़्यादातर वक्त लियोनार्डो ने अपने पिता के साथ ही बिताया और लोग उन्हें अपने पिता की जाया संतान ही मानते थे, जो ज़्यादा वक्त वो उन्हीं के साथ रहे। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो अपनी माँ के पास से 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के पास रहने के लिए आ गए थे और उन्हें अपने जो उनके पिता थे वो करीब 12 भाई बहन उन्हें अपने पिता से मिले। पिता उनको बहुत चाहते थे। यहीं पर उनका लालन पालन हुआ। जो कुछ भी उनकी शिक्षा दीक्षा थी, जो भी उन्होंने हासिल किया, वो सब अपने पिता के पास रहकर यहीं पर हासिल किया। और बचपन में लियोनार्डो थोड़ा सा कम बोलते थे। बचपन में ही हमारे यहाँ जो कहावत है ना कि बचपन में ही पूत के पांव दिख जाते हैं, तो वैसे ही दिख गए थे। वो दोनों हाथों से लिख लेते थे, दोनों हाथों से लिख लेते थे। और इतना ही नहीं, लिखना तो ठीक ही है, दोनों हाथ से लिख रहे हैं, शानदार ही है, लेकिन वो उल्टा भी लिख लेते थे। तो कुल मिला के उन्होंने कमाल दिखाना शुरू कर दिया था और बस फिर वो उनके कमाल धीमे धीमे बढ़ते चले गए। लियोनार्डो के टैलेंट का पता पिता को लग गया था। असल में माता पिता ही होते हैं जो आपके शुरुआती टैलेंट को पहचान लेते हैं और वही निखारते हैं। भले ही सेर पियरो उनके नाजायज़ पिता रहे हों, लेकिन उन्होंने सपोर्ट बहुत किया और वैसे भी लोग कहते ही थे कि वो जायज़ बेटे की तरह ही रखते थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। शुरुआती पढ़ाई लिखाई, उनका सारा सब कुछ, उनको मैथ्स की जो भी उनकी शिक्षा थी, शुरुआती शिक्षा उनका अर्लियर एजुकेशन, वो सब कुछ घर पर ही हुआ था। पिता को पता था कि यार बच्चा मेरा गजब का है, तो उन्होंने 15 साल की उम्र में लियोनार्डो को
सेर पियोरो ने, एक इटली के फ्लोरेंस के बहुत ज़बरदस्त मूर्तिकार थे, पेंटर थे, एंड्रिया डेल वेरोशियो, उनके घर भेज दिया कि बच्चा कुछ सीखे। बहुत ज़बरदस्त आदमी थे वो। और कमाल की बात यह है कि लियोनार्डो उनके पास 10 साल रहे और 10 साल में वो पेंटिंग, स्कल्पचर और यांत्रिक कला, जो भी सारी जितनी भी चीज़ें हो सकती थी उनमें उन्होंने महारत हासिल कर ली। लियोनार्डो निखर के निकलते हैं वेरोशियो के घर से। ठीक है, ये सब होता है। इसके बाद उस समय यूरोप में रेनेसां का दौर चल रहा था, एक पुनर्जागरण का, क्रांतिकारी विचार आ रहे थे, और वो भी इटली। वहीं से गैलीलियो आते हैं, वहीं से लियोनार्डो दा विंची आते हैं। तो रेनेसां में क्या, रेनेसां का मतलब ये होता है कि जो परिपाटी चली आ रही है, जो पुरातन चीज़ें चली आ रही हैं, मैं उस पर खड़ा नहीं हूँगा, मैं कुछ नया करूँगा। आदमी स्वतः कुछ करता है। और आज 21वीं शताब्दी चल रही है, और आज यदि कोई बहुत आगे की बात, मतलब मोबाइल और तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम गैजेट्स हैं, लेकिन कोई कुछ और कहे तो या तो लोग उस पर हंसेंगे, या तो मतलब बोले यार ऐसा नहीं हो सकता, नॉट अप्लाइड, नॉन एप्लीकेबल, ऐसा कह रहे खारिज कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही रेनेसां में कई लोगों के साथ हुआ, गैलीलियो के साथ हुआ, और लियोनार्डो ने भी कई कमाल की चीज़ें करी। जो प्लेन 1903 में उड़ाते हैं राइट्स ब्रदर्स, वो उन्होंने उसका चित्र बहुत पहले ही बना दिया था। आप कमाल देखिए, मतलब एक आदमी वो 400 साल पहले बना दे रहा है, 1500 के समथिंग। वो एरोप्लेन का एक चित्र बना देते हैं, पेंटिंग बना देते हैं, उसका स्केच बना देते हैं। जिस कार की बात 20वीं शताब्दी में होती है और जिसने क्रांति ला दी जिस कार ने, वो उसकी पेंटिंग भी वो 1480 के आसपास बना चुके थे। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि वो क्या ही आदमी रहे होंगे, उनके दिमाग में क्या ही नहीं होता होगा। एक उनकी किताब है कोडेक्स सिल्वेस्टर करके, और ये सचित्र पांडुलिपि है उनकी, और इसको $40 मिलियन में खरीदा था बिल गेट्स ने, और उनके सारे इसमें कारनामे हैं इस किताब में, और काफ़ी कुछ है, और बिल गेट्स ने इसे खरीदा था। एक और चीज़ है कि उनके जो 2 सबसे बड़े चित्र हैं, सबसे बड़ी पेंटिंग्स उनकी कही जाती हैं विंची की, वो हैं मोनालिसा, सभी जानते हैं, और द लास्ट सपर। सपर का मतलब होता है खाना, साथ में खाना, डिनर। और मोनालिसा हम सभी जानते हैं, मतलब लास्ट सपर यानी ये जीसस के लिए बनाई गई है, और ये कहा गया कि इसके बाद ही शायद जीसस नहीं रहे। आखिरी खाना, ये दोनों उनकी बहुत मशहूर हैं। 1911 में फ्रांस के म्यूज़ियम से मोनालिसा चोरी हो गई थी, और जिसने चोरी की थी, तो ऐसा कहा जाता है कि जो चुराने वाला था वो उनकी इस पेंटिंग को उनकी जन्मभूमि यानी कि इटली ले जाना चाहता था। हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हुआ, और पेंटिंग मिल गई, और वो फिर से फ्रांस में ही सुरक्षित हो गई। विंची की अगर सबसे बड़ी चीज़ की बात करें तो वो जो जन जन में है, और इसका नाम सबकी जुबां पर होता है, और वो है उनकी विख्यात पेंटिंग मोनालिसा। मोनालिसा आज भी रहस्यमयी है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये किसी व्यापारी की वाइफ थी। किसी का कहना है कि ये एक किसी महिला का ही खुद का ही आत्मरूप है। मतलब अब वो कैसे आत्मरूप है, क्या किसी ने खुद बना दी, वो आज भी रहस्यमय है। और सबसे बड़ा उन मोनालिसा की मुस्कान, उनकी माइल है, वो रहस्यमयी है। और उनकी इमेज आज भी मिलती है, कई घरों में टंगी होती है, हॉल में। और आप देखें तो मतलब वो कैसे बनी होगी, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कहा जाता है वो गजब का है। मुस्कुराहट, वो जो प्रपोर्शन है वो कमाल के हैं। आंखें, होंठ, गाल, माथा, ड्रेसअप, गला, सब टू मच कैलकुलेटेड। और
रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि उनके होठों में रंग भरने में, मोनालिसा के पेंटिंग के होठों में रंग भरने में विंची को 10 साल लगे थे, 10 years। अब आप सोच लीजिए क्या, कैसे क्वालिटी नहीं आएगी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें अपने कामों में बहुत ज़्यादा देर लगती थी। वो बहुत परफेक्शन वाले आदमी थे, बहुत धीमा करते थे, लेकिन संपूर्ण। दा विंची ने शादी नहीं की थी और ये भी कहा जाता है कि शायद वो होमोसेक्सुअल थे। जो भी हो, गजब के पेंटर थे, गजब के मूर्तिकार थे, गजब के वैज्ञानिक थे, कमाल की चीज़ें थी, राइटर थे, बहुत कुछ थे। दा विंची को डिफाइन कर पाना सामान्य शब्दों में ये किसी के बूते की बस की बात नहीं है। वो जो करके चले गए हैं वो हाइट है, एपिटम है, वो आकलन नहीं किया जा सकता उसका। 2 मई 1519 को इटली के माफ़ी चाहता हूँ, फ्रांस के शैटो डू क्लोज ल्यूस में उनका निधन हो जाता है। और शायद इसलिए जो मोनालिसा की ओरिजिनल प्रति है वो फ्रांस में ही है। अब बात द ग्रेट डायरेक्टर ऑफ इंडिया सत्यजीत रे साहब की। सत्यजीत रे 2 मई 1921 को कोलकाता में पैदा हुए थे। दर्दनाक ये रहा कि 3 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो जाता है। पिता का साया सिर से उठ जाना बहुत कुछ खत्म कर देता है। सबसे बड़ी तो एक चीज़ खत्म जो होती है वो होती है सुरक्षा। लेकिन जो जिन्हें बनना होता है वो सारी चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं। हुआ भी यही। माँ सुप्रभा ने कई सारी दिक्कतों का सामना करते हुए उन्हें पाला। एक बच्चा पढ़ा होता है, पढ़ता लिखता है, सारी चीज़ें अर्जित करता है, और उन्होंने अपना करियर जो शुरू किया वो शुरू करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर से। और कई किताबों के उन्होंने समझ लीजिए कि कवर पेज डिज़ाइन किए। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और जिम कार्बेट की एक किताब है द मैन इट्स कुमायूं। तो इन किताबों के उन्होंने कवर पेज तैयार किए। ये काम उनका चलता रहा। उन्हें स्केचेस बनाने का भी शौक था, पेंटर भी थे। मतलब जो टैलेंटेड होते हैं ना, फिर वो कई विधाओं में टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि टैलेंट की कोई सीमा तो होती नहीं। और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि यार आपका जो हुनर है वो कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है। तो स्केचेस भी वो तैयार करते थे, स्केचेस भी बनाते थे। पाथेर पांचाली जो उनकी फिल्म थी, दरअसल वो एक नॉवेल है और उस नॉवेल के राइटर हैं विभूति भूषण बंदोपाध्याय। और इसका जब बाल संस्करण तैयार हुआ तो इसको तैयार करने में भी सत्यजीत रे का बहुत बड़ा योगदान था। एक किताब थी अम अंतिर भेपू, अम अंतिर भेपू, आम के बीजों की सीटी। तो बंगाली में थी, बंगाली में है अम अंतर भेपू। तो इसके स्केचेस भी उन्होंने तैयार किए और पता भी नहीं था कि इन स्केचेस का इस्तेमाल उनकी फिल्म में पाथेर पांचाली में होने वाला है, जो कि हुआ भी। वो तो एक टैलेंटेड आदमी है, उसने तैयार कर लिए। बाद में उन्हें लंदन जाने का मौका मिला और वहाँ उन्होंने कई सारी फिल्में देखी। और जब कई सारी फिल्में देखी तो मन में जगा यार कि बस यही है मन का काम, ऐसे ही करना है। और बस वहाँ पर उन्होंने जो कुछ सीखा, समझा, जाना, वो भारत में आके उतार दिया। और वो काम शुरू करते हैं पाथेर पांचाली पर 1950 के दशक में, 1950 के आसपास ही। और एक नई टीम बनाते हैं और उसके साथ वो पूरी लगन जुट पड़ते हैं पाथेर पांचाली बनाने के लिए। बिल्कुल नए हैं, पैसा है नहीं। इवन उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर तक बेच दिए, गहने बेचने पड़ गए। होता है जब आदमी कुछ करना चाहता तो बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है। सब कुछ बिक गया लेकिन पैसे तब भी नहीं है। तब जाकर पश्चिम बंगाल सरकार सामने आती है और
उन्हें आर्थिक मदद मिलती है और फिल्म तैयार होती है। और 1955 में पाथेर पांचाली स्क्रीन पर आती है और जब लोग देखते हैं, जब इंटरनेशनली एक्लेम मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म को पहचान मिलती है, लोग यार ये क्या बन गया, जो फिल्म में दिखाया गया वो कमाल था, कुछ हटकर था, जो फिलॉसफी थी गजब की थी। उसके बाद सत्यजित रे नाम जपा जाने लगा। सत्यजित रे उन फिल्मकारों में हैं जो आपके सोचने का नजरिया बदल देते हैं। उन्होंने कई जो फिल्में बनाई, अपूर्व संसार और तमाम फिल्में जो बनाई, वो लीक से हटकर जो उनका काम है वो, मतलब आप उसी समय आपका हिंदी सिनेमा भी है, लेकिन आप सत्यजित रे का काम देखेंगे, आप उनकी फिल्मों को देखेंगे तो एक अलग ही चीज़ें पाएंगे। पाथेर पांचाली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले और सबसे बड़ा जो पुरस्कार माना जाता है वो कान फेस्टिवल में माना जाता है। फ्रांस का जो कान फेस्टिवल है उसमें बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट का अवार्ड दिया गया। 1992 में सत्यजित रे को ऑस्कर देने का ऐलान हुआ कि उन्हें विशेष ऑस्कर दिया जाएगा, स्पेशल ऑस्कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी, वो अमेरिका जाने की स्थिति में नहीं थे। ज्यूरी ने फैसला किया, शायद ये पहली बार ही रहा होगा कि कोई पुरस्कार किसी के घर पहुंचाया गया। ज्यूरी के मेंबर आते हैं और 1992 में कोलकाता, और उन्हें घर पर ही स्पेशल ऑस्कर दिया गया, लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था। अवार्ड मिलता है और उसके कुछ दिन बाद, 1 महीने के भीतर ही एक दुखद खबर आती है, दुनिया छोड़ जाते हैं। 23 अप्रैल 1992 को सत्यजित रे दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। दोस्तों, टैलेंट, हुनर, काबिलियत ये किसी दुकान पे नहीं मिलते। ईश्वर ने जो हम सभी को जो ये खोपड़िया, ये दिमाग, ये जो इंटेलेक्ट दिया है, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं वो इस दिमाग में फीड करके भेजता है। जो कमाल की शख्सियत होते हैं, जो ग्रेट्स होते हैं, वो इनको निखार लेते हैं, वो पहचान लेते हैं या उन्हें कोई पहचान करा देता है। वैसे तो वो पहचान ही लेते हैं। कला होना न होती, कला होना और कला को पहचान कर उसको मांझते हुए, उसको निखारते हुए आसमान पर पहुंच जाना, मिसाल बन जाना, ये चंद लोग ही कर पाते हैं और ग्रेट्स हो जाते हैं। अगर हम सभी जो हम में जो कुछ भी है, अगर थोड़ा थोड़ा ही निखार लें, थोड़ा थोड़ा खुद को तराश लें, थोड़ा थोड़ा खुद को मांझ लें, तो आम की दहलीज लांघकर, आम यानी उस कॉमननेस की, उस कॉमन मैन की दहलीज लांघकर उस अनकॉमन, उस खास के मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।